वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 आईपीसी का डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। इस चैप्टर में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, इन सभी प्रोविजंस को हम रेलेवेंट केस लॉज के साथ कवर करेंगे। जो भी आपके प्रीलिम्स मेंस में पूछे जाते हैं, वो सारे केसेस आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। जैसा आज की वीडियो में पढ़ाया जाएगा, वैसा ही हमने पढ़ाया है आईपीसी के कोर्स में। तो जो मैंने आईपीसी का कोर्स बनाया है 12 आवर्स वाला, उसका ये वीडियो डेमो है। अगर आपको आईपीसी का ये कोर्स परचेज करना है, जिसमें आपको एक पीडीएफ और एक एमसीक्यू फाइल भी दी जाएगी 7 वीडियो लेक्चर के साथ, तो आप इसको परचेज करने के लिए या फिर यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट परचेज अगर करना है, तो उसको भी परचेज करने के लिए और इनमें से किसी भी चीज के बारे में डिटेल लेने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पर हम काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 4, जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। इसमें आपके दिए गए हैं सेक्शन 76 से लेकर 106 तक की प्रोविजन। तो बेसिकली ऐसा होता है, अगर आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है। बट अगर आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल होते हैं तो तब आपको सजा नहीं दी जाती है, या तो इस वजह से कि जो आपका एक्ट है वो यहाँ पर जो ये मेंशन है सेक्शन जनरल एक्सेप्शन वाले, इनके तहत एक्सक्यूजेबल है, या फिर आपका जो एक्ट है यहाँ पर ये जो सेक्शन मेंशन है इनके तहत जस्टिफाइड है। और जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो तो हुआ एक्यूज, और जो लगा रहे हैं वो हुई प्रोसिक्यूशन साइड। तो जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट क्या करना पड़ता है, एक्यूज का जो गिल्ट है उसको प्रूव करना पड़ता है, अदरवाइज एक्यूज को इनोसेंट माना जाता है। बट जनरल एक्सेप्शन वाले केस में एज पर सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आ जाता है एक्यूज के ऊपर कि वो प्रूव करे कि उसका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि एज पर सेक्शन 76 वो उस एक्ट को करने के लिए बाउंड है, या फिर एज पर सेक्शन 79 उसका जो एक्ट है वो बाय द लॉ जस्टिफाई है, तो तब ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों सेक्शन के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी से आपको तभी एक्सक्लूड किया जाता है जब होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल। अदरवाइज अगर ऐसा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है तो तब आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से, क्योंकि हर एक व्यक्ति से ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि उसको अपनी कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उससे विधि की भूल हो गई है, उसे लॉ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि एक मैगजिम है जो कि है इग्नोरेंशिया फैसिट एक्ज्यूसेट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्ज्यूसेट, जिसका मतलब होता है कि जो तथ्य की भूल होती है, जो फैक्ट की इग्नोरेंस होती है, उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। बट अगर लॉ का इग्नोरेंस होता है, लॉ की भूल होती है, तो ये चीज एक्सक्यूजेबल नहीं है। और जो बेली हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति विधि की भूल करता है ये चीज एक्सक्यूजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति लॉ की जानकारी रखने के लिए बाउंड होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 दोनों सेक्शन में सेम बात कही गई है, बस डिफरेंस ये है कि सेक्शन 76 के तहत कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में खुद को ये विश्वास करते हुए कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है कि वो बाय द लॉ ऐसा एक्ट करने के लिए बाउंड है, यानी कि उस एक्ट को करने के लिए लीगल कंपल्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोल्जर अपने सुपीरियर के लॉफुल ऑर्डर्स के तहत किसी मोब पर फायरिंग करता है, तो जैसा कि वो बाय द लॉ बाउंड है फायरिंग करने के लिए, तो अगर वो फायरिंग वगैरह कर देता है मोब के ऊपर, मोब मतलब लोगों का एक ग्रुप वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर लोग मर गए तो उसके लिए सोल्जर लायबल नहीं होगा। सोल्जर की जो क्रिमिनल लायबिलिटी है
उससे उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा सेक्शन 76 अप्लाई करके। लेकिन जो सोल्जर है वो अपने सुपीरियर के अनलॉफुल ऑर्डर को ओबे करने के लिए बाउंड नहीं होता है, और इसीलिए अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर अपने सुपीरियर के अनलॉफुल ऑर्डर का पालन करता है और कोई एक्ट करता है तो उस एक्ट के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर खुद ही लायबल होगा। और यहाँ पर आपका रिस्पोंडिएट सुपीरियर यानी कि लेट द मास्टर आंसर ये वाला मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक ऑफिसर होता है और उसको ना कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ होता है कि वो वाई को अरेस्ट करके लाए। अब यहाँ पर जो ऑफिसर है वो पूरी इंक्वायरी वगैरह करता है, और इंक्वायरी करने के बाद वो ये विश्वास करते हुए कि जो जेड है वो वाई है, जेड को वाई समझते हुए अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो ए है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो इस तरह से सेक्शन 76 में उस व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड किया जाता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि वो उस एक्ट को करने के लिए बाय लॉ बाउंड है। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें सेक्शन 79 को, सेक्शन 79 के तहत उस व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड किया गया है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है, गुड फेथ में ये विश्वास करते हुए, ये बिलीव करते हुए कि जो एक्ट उसने कमिट किया है उसका लीगल जस्टिफिकेशन है, वो लीगली जस्टिफाइड है, वो बाय लॉ जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसको ना ऐसा लगता है कि जो जेड है उसने क्या कर दिया है, मर्डर कमिट कर दिया है। और मर्डर क्या है, मर्डर एक नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जो नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल हो तो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाने के लिए हर एक प्राइवेट पर्सन को एम्पावर किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 43 में। तो यहाँ पर अगर ए क्या करता है, जेड को सीज करके प्रॉपर अथॉरिटी के समक्ष ले जाता है, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जो जेड था उसने मर्डर वर्डर नहीं किया बल्कि वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो अब यहाँ पर जो ए है उसने जैसा कि जेड को पकड़कर प्रॉपर अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर ए किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 79 का। तो इस तरह से सेक्शन 79 उन प्राइवेट पर्सन्स को भी प्रोटेक्शन देता है जो एक्ट कर रहे होते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 37, 38, 43, 72, 73 के प्रोविजंस के तहत। अब यहाँ पर सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 जो दिए गए हैं ये जुडिशियल एक्ट को क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड करते हैं। कौन से जुडिशियल एक्ट को, तो सबसे पहले सेक्शन 77 में ये कहा गया है, पहली चीज कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो जज के द्वारा की जाती है जुडिशियल कैपेसिटी में उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो लॉ के द्वारा जज को मिली हुई है। मान लो जज फांसी फूसी की सजा दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जज के ऊपर भी आप क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करो। कोर्ट ने उसको पावर दी है कि वो क्या कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो उसे फांसी की सजा दे सकता है। वहीं दूसरी बात जो इस सेक्शन में कही गई है वो ये कही गई है कि वो चीज भी ऑफेंस नहीं होगी जो जज के द्वारा की जाती है जुडिशियल कैपेसिटी में उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जिसके बारे में वो गुड फेथ में विश्वास करता है कि उसको लॉ ने वो पावर दी है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि जुरिस्डिक्शन है, कोई सेंटेंस जज ने क्या कर दी है, पास कर दी है, तो अब यहाँ पर उसको सेक्शन 77 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर सेक्शन 77 में जजेस को प्रोटेक्शन तभी दिया जाता है जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे होते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में। और ये जो इम्यूनिटी मिल रही है ना जजेस को सेक्शन 77 में, ये उन जजेस को मिलती है जिनको डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 19 में। इसके बाद सेक्शन 78 में उन लोगों को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाया जाता है जो कोर्ट के जजमेंट या फिर ऑर्डर के परसुएंट में एक्ट करते हैं। इवन ऐसे कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंट में एक्ट कर रहे हैं जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस जजमेंट को या ऑर्डर को पास करने का।
बट यहाँ पर वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है उस जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंस में, वो गुड फेथ में ये बिलीव करना चाहिए कि जो कोर्ट है उसको जुरिसडिक्शन था उस जजमेंट या ऑर्डर को पास करने का। फॉर एग्जाम्पल, जब जो कोर्ट होती है वो डेथ पेनल्टी पास करती है, फांसी की सजा सुनाती है, तो अब जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसको कोई ना कोई तो होगा जो फांसी पे लटकाएगा। तो जो व्यक्ति डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो जल्लाद वगैरह जिसे हम कहते हैं, अब उसको हम यहाँ पर सेक्शन 78 के तहत प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट के जजमेंट के परसुएंट में एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम ऐसा करें, किसी को फांसी पे लटका दे, तो हमारे ऊपर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी लगेगा, हम मर्डर के लिए लायबल होंगे। बट जो एग्जीक्यूशनर है, जो फांसी की सजा को एग्जीक्यूट करता है कोर्ट के जजमेंट के परसुएंट में, उसको सेक्शन 78 के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये आपका प्री में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 80, जो कि एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून से डील करता है। सेक्शन 80 ये कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर वो एक्सीडेंटली या फिर मिसफॉर्चुनेटली हुई है, यानी कि वो अनइंटेंशनली हुई है, वो अनएक्सपेक्टेड थी, इसके पीछे आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं था, वो तब हुई जब आप लॉफुली एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स के जरिए, विद ड्यू केयर एंड कॉशन, गुड फेथ में आप एक्ट कर रहे थे, तो तब वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है और कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है लोहे का, वो लकड़ी में से निकल के साइड में खड़े हुए आदमी को लग जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर जो ए था वो प्रॉपर कॉशन के साथ काम कर रहा था, उसके पार्ट पर प्रॉपर कॉशन का कोई लेख नहीं था, तो तब जो ए है, जैसे कि ये जो चीज हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है, यहाँ पर ए का कोई क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं था, तो जो ए है वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसका एक्ट सेक्शन 80 के तहत एक्सक्यूजेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि ए के पार्ट पर प्रॉपर कॉशन का लेख था, तो तब जो ए है वो सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी के तहत कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए पनिशेबल होगा, क्योंकि उसके पार्ट पर प्रॉपर कॉशन का लेख था, इसलिए वो सेक्शन 80 के प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो इलस्ट्रेशन है दो तरह से पूछी जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लिखा है इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, तो जो ए है वो एक्सक्यूजेबल होगा और ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसको सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता है इफ देयर वाज वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, तो तब जो ए है वो सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी के तहत कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 80 से रिलेटेड, जागेश्वर वर्सेस एम्परर का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जागते रहो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस केस में होता यह है कि जो एक्यूज था वो एक आदमी को मार रहा था, जिसको हम विक्टिम कहेंगे, और विक्टिम की जो पत्नी होती है उसके हाथ में होता है, उसकी गोदी में होता है 2 महीने का बच्चा। तो वो बच्चे को गोदी में लिए हुए ही एक्यूज से अपने पति को छुड़ाने के लिए बीच में इंटरवेन करने लग जाती है। मीनवाइल जो एक्यूज होता है वो बच्चे के हेड पर भी हिट कर देता है और इस वजह से महिला की जो गोदी में बच्चा था उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक्यूज है वो एक्सीडेंट की प्ली लेता है। वो ये कहता है कि ये चीज एक्सीडेंटली हुई थी, एक्सीडेंटली बच्चे को हिट हो गया और बच्चे की डेथ हो गई, तो मुझे सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि सिर्फ एक्सीडेंटली होना काफी नहीं है सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन लेने के लिए। आपका जो एक्ट था वो लॉफुल नहीं था, वो लॉफुल मीन्स के जरिए नहीं किया जा रहा था और ना ही लॉफुल मैनर में हो रहा था, तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन दिया जाता है, जितने भी इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिखे हैं वो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। अब यहाँ पर सेक्शन 81 के तहत आप नेसेसिटी को एज अ डिफेंस पेश कर सकते हैं और क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हैं। कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि अगर आप कोई चीज करते हैं ऐसी
जिसके बारे में आपको पता है कि उससे क्या हो सकता है, हार्म कॉज हो सकता है। तो सिर्फ इस वजह से कि आपको नॉलेज थी कि उससे हार्म कॉज हो सकता है, वो चीज ऑफेंस नहीं बन जाएगी। अगर आपने वो चीज की है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, और यहाँ पर आपका जो पर्पस था वो गुड फेथ में ये था कि आप क्या कर सके, पर्सन को या प्रॉपर्टी को कोई अदर हार्म जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके, उसको अवॉइड कर सके, तभी आपने वो चीज की जिसके बारे में आपको नॉलेज थी कि उससे कोई हार्म होने की संभावना है। लेकिन वो चीज आपने इसलिए की ताकि पर्सन को या प्रॉपर्टी को जो अदर हार्म हो रहा है, जो एज कंपेयर टू ये वाला हार्म ज्यादा बड़ा है, वो क्या किया जा सके, रोका जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ पर आप ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह आग फैल रही होती है और उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम है ए, कोई घर या कोई झोपड़ी वगैरह उस आग में झोंक देता है, गिरा देता है। तो यहाँ पर ए को पता था कि जैसे कि वो घर वगैरह गिरा रहा है तो एक तरह से वो हार्म कर रहा है, बट ये छोटा हार्म जो ए कर रहा है उससे एक बड़ा हार्म प्रिवेंट हो रहा है। यानी कि अगर आग फैल जाती तो पूरी विलेज में काफी जान माल की हानि होती। तो यहाँ पर ये जानते हुए कि जो ए है उसने हार्म कॉज किया है, बट उसकी इंटेंशन हार्म कॉज करने की नहीं थी बल्कि बड़े हार्म को रोकने की थी, तो नेसेसिटी के आधार पर ए को यहाँ पर सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा और जो ए है वो ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन लेने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये कि सरकमस्टांसेस ही ऐसे थे कि जो रॉन्ग डूअर था वो कंपेल हुआ कि वो कोई हार्म कॉज करे, वो कोई क्रिमिनल एक्ट करे, और इस चीज के पीछे उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, बल्कि उस हार्म को कॉज करने के पीछे उसका इंटेंशन था किसी दूसरे बड़े हार्म को रोकना, और इसीलिए वो गुड फेथ में एक्ट किया ताकि जो वो छोटा हार्म कॉज कर रहा है उस छोटे हार्म से कोई बड़ा हार्म रोका जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर सेक्शन 81 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन, जिसको कहते हैं जस्ट नेसेसिटेट्स, ये इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ये एक लैटिन मैक्सिम से डिराइव हुआ है जो कि है नेसेसिटास नॉन हेबेत लीजेम, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी कोई कानून नहीं जानती है। और इसी के संबंध में एक केस था रेनिगर वर्सेस फॉरगोसा, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये कहा गया था कि ग्रेटर इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्शन के लिए अगर कानून तोड़ा जाता है तो ये चीज जस्टिफाइड होगी, ये चीज न्यायोचित होगी। तो इस तरह से नेसेसिटी के आधार पर हम डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 81 के तहत। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि सेक्शन 81 में और बाकी ये जो सेक्शन यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी सेक्शन में जो ये हार्म वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंजरी, ना कि मेंटल इंजरी। अब अगला इंपॉर्टेंट केस है क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफन। ये इंपॉर्टेंट केस है, प्री में पूछा जाता है ऐसे करके कि ये किस चीज से रिलेटेड केस है। तो बेसिकली ये नेसेसिटी से रिलेटेड केस है, ये सेक्शन 81 से रिलेटेड केस है। इस केस में होता यह है कि दो लोग होते हैं डडली एंड स्टीफन, और इनके साथ एक लड़का होता है 17 साल का। तो उस लड़के के साथ ये दोनों एक नाव में समुद्र के बीच में फंस जाते हैं और इस तरह से 8 दिन हो जाते हैं, इनका खाना पीना सब हो जाता है खत्म। तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, 17 साल के लड़के को मार देते हैं और उसका जो भी फ्लैश होता है, ब्लड वगैरह होता है, उसको खा के खुद को जीवित रखते हैं। 12वें दिन इनके पास से जो शिप गुजर रही होती है वो इनको रेस्क्यू कर लेती है। अब डडली एंड स्टीफन के ऊपर 17 साल के बच्चे को मारने का यानी कि मर्डर का चार्ज लगा के प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो ये दोनों ये प्ली लेते हैं कि हमने तो खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, अगर हम ऐसा ना करते तो हम मर जाते, तो ये नेसेसिटी थी हमारी खुद को बचाने की। तो इस तरह से हमें सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। बट हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस में इनको नेसेसिटी का प्रोटेक्शन देने से
रिजेक्ट कर दिया और इनको मर्डर के लिए गिल्टी हेल्ड किया गया। और इसी केस में लॉर्ड कॉलरिज ने ये कहा था कि खुद की लाइफ को बचाना हमारी एक जनरल ड्यूटी होती है, लेकिन अगर हम खुद की लाइफ को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दें तो ये एक हाईएस्ट ड्यूटी होगी। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्य कर्तव्य, लेकिन दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देना, अपने जीवन को सेक्रीफाई कर देना, ये परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे का जीवन सेक्रीफाइस कर दे। और इस तरह से इस केस में 3 प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया गया। पहला ये कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है ये कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। दूसरा ये कि खुद की लाइफ को बचाने के लिए किसी दूसरे की लाइफ को खत्म करने का किसी को भी राइट नहीं है। तीसरी चीज ये कि जो नेसेसिटी होती है ये होमिसाइड को, मानववध को जस्टिफाई नहीं करती है। तो ये आपका केस था क्वीन वर्सेस डडली स्टीफन का। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये नेसेसिटी से रिलेटेड है, ये सेक्शन 81 से रिलेटेड है। आगे जो सेक्शन 82 एंड 83 दिए गए हैं ये इन्फेंसी से डील करते हैं, यानी कि ये चाइल्ड ऑफेंडर को, ये इन्फेंट को क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून करते हैं। और ये दोनों सेक्शन जुवेनाइल जस्टिस पर आधारित हैं और इनको बेस मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लोज 3 एंड आर्टिकल 39 के क्लोज ई एंड एफ से। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 82 को, तो सेक्शन 82 ये कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि की जाती है 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा। यानी कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो होते हैं डॉली इनकैपेक्स। इनके अंदर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है क्राइम कमिट करने की, यानी कि ये क्राइम कमिट ही नहीं कर सकते हैं, ये क्राइम कमिट करने के लिए एब्सोल्यूटली इनकैपेबल है। और इनके बारे में लॉ की ये अवधारणा रहती है कि जो डॉली इनकैपेक्स होते हैं, जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनका खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है ये डिटरमिन करने का कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो इस तरह से इनमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती है, तो इनके द्वारा जो भी एक्ट कमिट किया जाता है उसको हम ऑफेंस नहीं मान सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में एक केस आता है मार्श वर्सेस लॉर्डर का। इस केस में एक 7 साल से कम उम्र की बच्ची एक लकड़ी का टुकड़ा चुरा लेती है, तो यहाँ पर सेक्शन 82 को अप्लाई किया जाता है और उस लड़की को क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून किया जाता है। अब अगर ऐसा हो कि जैसे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाता है, तो उससे अगर कोई अडल्ट क्या कराता है, ऑफेंस करा लेता है, तो यहाँ पर अडल्ट को अबैटर की तरह पनिश किया जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ये खुरापात नहीं चला सकता है कि बच्चा तो क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून है, तो 7 साल का बच्चा उठवा कर ले आओ और किसी का भी मर्डर करवा दो या कोई भी क्राइम करवा दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अबैटर की तरह लायबल होंगे। और इस चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन 3 में प्रोविजन दिया गया है, तो उसको एक बार आप चेक कर लेना। अब आगे सेक्शन 83 में ये कहा गया है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर वो की जाती है किसी 7 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे के द्वारा, और वो बच्चा ऐसा बच्चा है जिसमें सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और वो अपने कंडक्ट के कंसीक्वेंस को एंड नेचर को जज नहीं कर सकता है, तो तब उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट मैच्योरिटी आ जाती है अंडरस्टैंड करने की किसी ऐसे बच्चे में जो 7 से 12 साल की उम्र का है, तो तब उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, उसको उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून नहीं किया जाएगा। तो तब मैलिस सप्लाइज एज ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यानी कि मलीटिया सप्लेट ओटाटेम, जिसका मतलब है भले ही बच्चा 7 से 12 साल की उम्र का है बट उसके अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी आ गई है अंडरस्टैंड करने की, अपने कंडक्ट के कंसीक्वेंस एंड नेचर को समझने की। फॉर एग्जाम्पल एक केस होता है उला महापात्रा का केस। इस केस में क्या होता है, एक बच्चा होता है जो 11 साल से ज्यादा का होता है बट 12 साल से कम उम्र का होता है।
वो डिसीज के पीछे चाकू लेकर भाग रहा होता है, ये कहते हुए थ्रेटनिंग जेस्चर में, मतलब ये कहते हुए कि आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। और एक्चुअल में वो यही करता है, वो चाकू से डिसीज को मार देता है। तो अब यहाँ पर कोर्ट उस बच्चे को गिल्टी हेल्ड करती है क्योंकि उसमें मैलिस सप्लाइज एज आ गई थी, मलीटिया सप्लेट ओटाटेम आ गया था, यानी कि सफिशिएंट मैच्योरिटी उस बच्चे के अंदर उस एज में आ गई थी। तो ऐसे बच्चे को सेक्शन 83 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। ये इंसैनिटी से डील करता है, यानी कि जो लोग इंसेन होते हैं और सेक्शन 84 में जो बाकी क्राइटेरिया दे रखा है उसको फुलफिल करते हैं, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इम्यूनिटी दी जाती है। तो सेक्शन 84 क्या कहता है? सेक्शन 84 ये कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई है उस समय जब वो अनसाउंड माइंड होने के कारण ये जानने के लिए इनकैपेबल था कि उसके एक्ट का नेचर क्या है, क्या वो गलत कर रहा है, जो वो कर रहा है वो गलत है या फिर लॉ के कॉन्ट्ररी है। तो तब ऐसे व्यक्ति को ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया नहीं जाएगा, उसके द्वारा जो चीज की गई है वो ऑफेंस नहीं होगी। क्योंकि एक क्राइम को कमिट करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई हैं क्रिमिनल लॉ में, एक तो हो गया मेंस रिया, दूसरा हो गया एक्टस रियस। तो जो इंसेन लोग होते हैं, जो अनसाउंड माइंड वाले लोग होते हैं, उनमें मेंस रिया नहीं होता है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें खुद का कोई फ्री विल नहीं होता है, उनका खुद के माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिनको हम कहते हैं नॉन कॉम्पस मेंटिस। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन क्राइम करते टाइम, ना तो क्राइम करने से पहले ना ही क्राइम करने के बाद, बल्कि क्राइम करते टाइम अनसाउंड माइंड का है और अनसाउंड माइंड होने की वजह से वो ये नहीं जान पा रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, क्या वो गलत है, क्या वो लॉ के कॉन्ट्ररी है, तो तब ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा, उसको सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इस संबंध में सबसे पहले एक केस आया था आर वर्सेस एनरोल्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्री में पूछा जाता है। जितने भी हम केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब वो सब प्री में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल है ये डिटरमिन करने में कि क्या गुड है क्या रॉन्ग है, और वो जो भी एक्ट उसने कमिट किया है वो उसका नेचर नहीं जानता है, तो फर्क नहीं पड़ता है उसने कितना ग्रेटेस्ट ऑफेंस कर दिया है, वो उस ऑफेंस के लिए लॉ के तहत लायबल नहीं होगा। और इस चीज को कहा गया वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, जो कि आर वर्सेस एनरोल्ड के केस में इवॉल्व हुआ था, और ये लॉ ऑफ इंसैनिटी का सबसे पहला केस था। इसके बाद एक केस आता है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। इस केस में कहा गया था कि जिस इंसैनिटी की बात सेक्शन 84 में की गई है वो है लीगल इंसैनिटी, वो मेडिकल इंसैनिटी नहीं होती है। और लीगल इंसैनिटी क्या होती है ये तब्बू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में बताया गया था। कहा गया था कि लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है एक्यूज की वह स्टेट ऑफ माइंड जिसके तहत वो ये जानने में इनकैपेबल है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, क्या वो गलत है, क्या वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। तो ये होती है लीगल इंसैनिटी। तो अगर आपको सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस था दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट का। ये इंसैनिटी के संबंध में केस है, बस इतना ध्यान रखो। इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि जो इंसेन लोग होते हैं उनसे हम दूर रहते हैं, दुरहम इतना दूर रहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं। दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। और मैकनॉटन का केस तो सभी को पता ही है कि ये इंसैनिटी से संबंधित है, सेक्शन 84 से संबंधित है, इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और केस है दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये भी इंसैनिटी से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कब कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति इंसैनिटी के कटघरे में आता है? अगर कोई डिल्यूजन की वजह से, हेलोसिनेशन की वजह से कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, या फिर जैसे कि सेक्शन 85 एंड 86 के तहत वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन को क्या किया गया है, डिफेंस नहीं बताया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने का। बट अगर कोई व्यक्ति इतना पीता है कि वो रेगुलर
पीने की वजह से एक टाइम पर ऐसा हो गया है, उसका दिमाग ही पागल हो गया है, तो तब ऐसे व्यक्ति को भी हम अनसाउंड माइंड मान सकते हैं और सेक्शन 84 का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो उस दौरान अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं तो वो भी इंसैनिटी के कटघरे में आएगा। और कुछ डिजीज हैं जो यहाँ पर लिखी हैं, अगर क्राइम करते टाइम किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी होती है तो वो इंसैनिटी का प्ली ले सकता है। अब आगे जो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86, ये इस चीज का जवाब देते हैं कि अगर मान लो हमें नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता है या फिर हम खुद ही नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता है, हमें पता ही नहीं रहता उसके बाद कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उस दौरान अगर हम कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं जो ऑफेंस होती है, तो तब क्या हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी, क्या हम उस क्राइम के लिए लायबल होंगे? तो इस चीज का ही आंसर इन दोनों सेक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 85 ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं है जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा कमिट की जाती है जो उसे करते टाइम इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से उस चीज का नेचर जानने में असमर्थ था या फिर ये जानने में असमर्थ था कि वो जो चीज कर रहा है वो गलत है या सही है या फिर वो लॉ के कॉन्ट्ररी है, तो तब उसने जो वो चीज की है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट शर्त ये है कि जिस भी नशीली चीज की वजह से उसने वो एक्ट कर दिया है, वो नशीली चीज उसको या तो उसकी नॉलेज के बिना एडमिनिस्टर की गई हो, खिलाई गई हो, पिलाई गई हो, या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको खिलाई गई हो, पिलाई गई हो, यानी एडमिनिस्टर की गई हो, तो तभी उसे सेक्शन 85 का प्रोटेक्शन मिलेगा और उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 85 के तहत आप ऐसे इंटॉक्सिकेशन का, ड्रंकनेस का डिफेंस ले सकते हैं क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट जो कि इनवॉलेंटरी था। ये चीज आप ध्यान रखना, सेक्शन 85 में इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात की गई है। वहीं जो आपका अब अगला सेक्शन है, सेक्शन 86, ये वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की क्रिमिनल लायबिलिटी से डील करता है। यानी कि अगर आप खुद ही किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और उसके बाद कोई क्राइम कमिट कर देते हैं, तो तब आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी, ये बताता है सेक्शन 86। यानी कि सेक्शन 86 में बात की गई है वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की और सेक्शन 85 बात करता है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की। तो ये चीज ध्यान रखना, प्री में पूछी जाती है। क्या कहता है सेक्शन 86? सेक्शन 86 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट बिना किसी पर्टिकुलर नॉलेज के या इंटेंट के ऑफेंस नहीं माना जाता है, तो अगर वैसा एक्ट किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है जो उस एक्ट को करते टाइम इंटॉक्सिकेटेड था, और अगर जिस चीज की भी वजह से वो इंटॉक्सिकेटेड था वो चीज उसको उसकी नॉलेज के बिना या फिर उसकी विल के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेट नहीं की गई है, तो तब वो व्यक्ति ऐसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने सेम नॉलेज के साथ वो एक्ट किया है, जैसे कि वो तब लायबल होता जब वो इंटॉक्सिकेटेड ना होता। इस तरह से सेक्शन 86 में प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो वॉलेंटरी ड्रंकनेस होती है वो क्राइम के कमीशन में कोई एक्सक्यूज नहीं बन सकती है। और ये बात हेल्ड हुई थी मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में एंड चेतराम वर्सेस स्टेट 1971 के केस में। और एक केस है आपका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड 1920 का। ये केस भी आपका सेक्शन 86 से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पैप्सू का केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये भी प्री में पूछा जाता है। ये भी आपका इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड केस है जो कि सेक्शन 86 से रिलेटेड है। इस केस में होता यह है कि एक व्यक्ति मैरिज सेरेमनी को क्या करता है, ज्वाइन करता है, और उस दौरान वो पीता पूता है खूब और ड्रंक होता है वो, और एक लड़के को बोलता है जो सीट पर बैठा होता है कि थोड़ा साइड हो जा, मुझे बैठने की जगह दे दे, थोड़ी जगह दे दे मुझे। तो फिर जो लड़का होता है वो मना कर देता है। तो इतने में जो ड्रंक आदमी था
वो चिढ़ जाता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकाल के लड़के को शूट कर देता है और लड़का वहीं पे मर जाता है। तो अब जो वो पिया हुआ आदमी था वो खुद को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर देता है और ये क्लेम करता है कि मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था। तो उसका ये जो क्लेम था इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसको सेक्शन 86 का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। पहली चीज तो ये कि वो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड था। दूसरी चीज ये, लड़के को शूट करके वो सीधा पुलिस के पास आता है, सरेंडर करता है। तो इसका मतलब क्या है, जब उसने वो एक्ट किया उस टाइम पर वो इतना भी इंटॉक्सिकेटेड नहीं हो गया था कि वो बिल्कुल ही अपने एक्ट का नेचर ना समझ पाए और ना ही वो अनसाउंड माइंड था। तो इसलिए उसको सेक्शन 86 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों केस इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस हैं, याद रखना। अब अगर ये सवाल आता है कि आप कोई एक्ट कमिट किए हैं किसी की कंसेंट से, तो क्या आपको क्रिमिनली लायबल ठहराया जाएगा उस एक्ट के लिए जिसको करने के लिए आपने दूसरे की कंसेंट ले ली थी? तो इसी सवाल का आंसर करते हैं सेक्शन 87 से लेकर 92 तक के प्रोविजंस। बेसिकली ये कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली कंसेंट देके इंजरी सफ़र करता है तो तब वो दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकता है कि उसने मुझे इंजरी दी है, उसको पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर आपको सुई वगैरह लगाता है, तो आप डॉक्टर को जेल नहीं करवा सकते कि इसने मुझे सुई चुभाई, क्योंकि आपने उसके लिए उसको कंसेंट दी थी, तभी उसने आपको सुई चुभाई, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट किया। लेकिन वहीं अगर आप कंसेंट दे रहे हैं डॉक्टर को किसी ऑपरेशन को करने की और उस ऑपरेशन को करते टाइम डॉक्टर नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, अगर उसके नेग्लिजेंटली एक्ट करने की वजह से मरीज की डेथ हो जाती है तो वो अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कुछ इसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जिनमें से एक इसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट का होना। और आईपीसी में कब ये माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए अगर कोई कंसेंट दी है वो उसकी फ्री कंसेंट है या नहीं, क्या वो उसकी कंसेंट को एज अ डिफेंस पेश कर सकता है? तो इसके लिए सेक्शन 90 में ये आंसर किया गया है कि कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी आईपीसी के तहत अगर वो कंसेंट दी गई है अंडर द फियर ऑफ इंजरी या फिर अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और जो व्यक्ति कंसेंट लेकर एक्ट किया है वो जानता था या फिर उसको रीजन टू बिलीव था कि जिस व्यक्ति की वो कंसेंट लिया है उस व्यक्ति ने उसको वो कंसेंट दी है इन कंसिक्वेंस ऑफ फियर ऑफ इंजरी या फिर इन कंसिक्वेंस ऑफ। इसके अलावा वो व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, जो कि इस स्थिति में नहीं है कि वो ये समझ सके कि जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं उस चीज का कंसिक्वेंस क्या है, नेचर क्या है, तो ऐसे लोगों से अगर आप कंसेंट लेते हैं तो उनकी भी कंसेंट आईपीसी के प्रोविजंस के तहत कंसेंट नहीं मानी जाती है। ना ही उस बच्चे की कंसेंट को कंसेंट माना जाएगा जो 12 साल से कम उम्र का है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। इसका मतलब यही है कि कहीं पर अगर ये एज कुछ और दे रखी है तो तब उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। जैसे कि जो रेप के केसेस होते हैं वहां पर 18 साल से कम उम्र की लड़की की कंसेंट नहीं मानी जाती है। इसके अलावा किडनैपिंग वाले केस में ये होता है कि अगर आप किसी लड़के को किडनैप किए हैं जो कि 16 साल से कम उम्र का है, या फिर आप किसी लड़की को किडनैप की हैं जो 18 साल से कम उम्र की है, ऐसे लड़का या ऐसे लड़की को किडनैपिंग के कंटेक्स्ट में माइनर माना जाता है। तो ऐसे माइनर को अगर आप उनकी कंसेंट के साथ किडनैप करते हैं तो तब आप प्ली नहीं ले सकते इस चीज का कि मैंने तो कंसेंट से क्या किया था, किडनैप किया था, क्योंकि किडनैपिंग के केस में माइनर की जो कंसेंट होती है वो इमटेरियल होती है, तत्वहीन होती है। तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कंसेंट की क्या पोजीशन है आईपीसी में। अब हम वो सारे सेक्शन पढ़ेंगे जहां पर कंसेंट के तहत अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उस एक्ट की क्या लायबिलिटी होगी, क्या क्रिमिनल लायबिलिटी एक्सक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 87 ही कहता है कि कोई भी चीज अगर डेथ कॉज करने की इंटेंशन से नहीं की गई है और ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की इंटेंशन से की गई है
और ना ही जिसके बारे में डूअर को नॉलेज थी कि उससे या तो डेथ कॉज होने की संभावना है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की संभावना है। ऐसी नॉलेज डूअर को नहीं थी। तो वो चीज सिर्फ इस वजह से ऑफेंस नहीं हो जाएगी कि उससे कोई हार्म कॉज हो सकता है या फिर डूअर का इंटेंशन है कोई हार्म कॉज करना किसी ऐसे पर्सन को जो कि 18 साल से ऊपर है और उस हार्म को सफर करने के लिए वो या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली कंसेंट दे दिया है। यहाँ पे जो कंसेंट दे रहा है ना, उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। और ना ही इस वजह से वो चीज ऑफेंस होगी कि उससे कोई ऐसा हार्म कॉज हो सकता है 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो ऐसे हार्म का रिस्क सफर करने के लिए कंसेंट दिया है, जिसके बारे में डूअर को पता था कि उस व्यक्ति को ऐसा हार्म कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग होते हैं ए एंड बी और ये 18 साल से ऊपर के होते हैं और ये आपस में डिसाइड करते हैं बॉक्सिंग करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बॉक्सिंग करते हैं तो एक दूसरे को चोट लगी जाती है। तो इस दौरान अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने इंजरी कॉज की है वो यहां पर लायबल नहीं होगा। अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, और ना ही उसको पता था कि वो जो कर रहा है उसकी वजह से डेथ कॉज होने की संभावना है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की संभावना है। बट यहां पर आप सेक्शन 87 का प्रोटेक्शन तब नहीं ले सकते हैं जब आप किसी हार्ड सरफेस पे बॉक्सिंग कर रहे हैं बिना उन चीजों को पहन के जो कि जरूरी होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और हेलमेट टाइप सा होता है कुछ, वो पहनते हैं। और ये चीज आप ध्यान रखना कि सेक्शन 87 में जो प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया है वो है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि जो व्यक्ति कंसेंट देता है वो इंजरी सफर नहीं करता है। ये प्री में पूछा जाता है। अब यहां पर अगला सेक्शन 88 जो दिया गया है आईपीसी में, ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति का, उसकी कंसेंट से, उसका कंसेंट लेटर लेकर। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है अगर उस चीज़ के पीछे इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं है। तो वो चीज़ सिर्फ इस वजह से ऑफेंस नहीं हो जाएगी कि उससे कोई हार्म कॉज हो सकता है या फिर डूअर का इंटेंशन है कोई हार्म कॉज करना, जब ऑपरेशन करेगा तो कटवट तो लगेगा ही ना, या फिर डूअर को जानकारी है कि इससे कोई हार्म कॉज हो सकता है बट वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में, उसकी कंसेंट के साथ। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, हार्म को सफर करने के लिए या फिर हार्म से होने वाले रिस्क को लेने के लिए अगर कंसेंट दे दी है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। तो अगर अब जो डॉक्टर वगैरह है वो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, उनका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं है बट कोई हार्म कॉज हो सकता है, या फिर उनका इंटेंशन है डूअर को कोई हार्म कॉज करना। हार्म कॉज करना मतलब कोई कटवट लगाना बॉडी में, और उनको ये जानकारी है कि उस व्यक्ति को जिसके बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर रहे हैं कोई हार्म कॉज हो सकता है। तो वो जो डॉक्टर वगैरह हैं वो सेक्शन 88 के तहत प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सर्जन होता है और उसको पता है कि जेड के ऊपर जो वो ऑपरेशन करेगा उससे जेड की ना डेथ भी हो सकती है, बट यहाँ पर उसने जेड की कंसेंट ले ली है और ए का इंटेंशन जेड की डेथ कॉज करना नहीं है। जेड के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उस ऑपरेशन को सर्जन परफॉर्म कर रहा है। अगर उस ऑपरेशन के दौरान जेड की डेथ हो जाती है तो जो सर्जन है वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। यहां पर एक केस आप ध्यान रखना, दीपा वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस केस में ये कहा गया था कि सेक्शन 87 एंड सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो तब एप्लीकेबल नहीं होता है जब एट लार्ज सोसाइटी का इंटरेस्ट किसी केस में इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, प्री में पूछी जाती है। सेक्शन 89 जो है ये कहता है कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उसके गार्जियन की या फिर जिसके पास भी उस व्यक्ति का लॉफुल चार्ज है उस अदर पर्सन की, या तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंसेंट लेकर
अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस रीज़न की वजह से कि उससे कोई हार्म कॉज हो सकता है, या फिर डूअर की इंटेंशन थी कोई हार्म कॉज करना, या फिर डूअर को पता था कि कोई हार्म कॉज हो सकता है। किसको? 12 साल से कम उम्र के बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को, जिसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में इनमें से किसी की भी कंसेंट लेकर, चाहे एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड, एक्ट किया जा रहा है। लेकिन सेक्शन 89 के तहत जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा वहां पर जहां पर इंटेंशनली या तो डेथ कॉज की जाती है या फिर डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट किया जाता है, या फिर जो पर्सन कोई चीज कर रहा है उसको पता है कि उससे क्या हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। तो अगर उस व्यक्ति का उस चीज को करने के पीछे पर्पस डेथ को प्रिवेंट करना या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करना या फिर किसी ग्रीवियस डिसीज या इन्फर्मिटी को क्योर करना ना हो, तब तक वो व्यक्ति सेक्शन 89 का प्रोटेक्शन नहीं ले सकता है। आप अगर अपने बच्चे का ऑपरेशन कराते हैं ताकि आपका बच्चा सही हो जाए, ठीक हो जाए, और उस ऑपरेशन से उस बच्चे की डेथ हो सकती है, आपको ये जानकारी है कि डेथ हो सकती है, बट आपका इंटेंशन है उस बच्चे को सही सलामत करना, मतलब जो बच्चा है वो सही हो जाए। तो अगर ऑपरेशन से बच्चे की डेथ हो जाती है जो 12 साल से कम उम्र का है, जिसके ऑपरेशन के लिए फादर होने के नाते आपने सर्जन को कंसेंट दी थी, तो आप यहाँ पर अब लायबल नहीं होंगे और ना ही वो सर्जन लायबल होगा। इसके अलावा सेक्शन 89 में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा अगर क्या किया जाता है, वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है या फिर वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का अटेम्प्ट किया जाता है, जब तक कि इस चीज को करने के पीछे का पर्पस डेथ को प्रिवेंट करना या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करना या फिर किसी डिजीज और इन्फर्मिटी को क्योर करना ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर जो होता है वो अपने बच्चे के गुड फेथ में पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए, पिक्यूनरी बेनिफिट की बात हो रही है, पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए उसे नपुंसक बना देता है ताकि वो किन्नर बन जाए, और फिर उसके बाद जो किन्नर होते हैं जैसे कि उनको पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो फिर उसका पिक्यूनरी बेनिफिट होगा। तो ये चीज सेक्शन 89 के एक्सेप्शन में नहीं आएगी। तो इसीलिए सेक्शन 92 के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट पहुंचाने के इरादे से कोई चीज की जाती है तो तब इन एक्सेप्शन का प्रोटेक्शन उस चीज को नहीं दिया जाएगा। और यहां पर जिन भी ऑफेंसेस के बारे में हमने आपको बताया कि उन पर सेक्शन 89 का प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं होगा, अगर उनका अबैटमेंट भी किया जाता है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 89 का प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं होगा। और आगे सेक्शन 91 में ये कहा गया है कि सेक्शन 87, 88 एंड 89 के तहत जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो एक्सटेंड नहीं होगा उन एक्ट्स पर जो ऑफेंसेस हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. For example, अगर आप क्या कर रहे हैं, मिसकैरेज करवा रहे हैं, जब तक कि वो गुड फेथ में महिला की लाइफ को बचाने के लिए ना किया जा रहा हो, तो अगर मिसकैरेज करवाया जाता है तो ये चीज़ तो आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है। मिसकैरेज कराने के लिए महिला को क्या किया जाता है, हार्म पहुंचाया जाता है। कैसे हार्म पहुंचाया जाता है, कहीं कहीं पे कट लगाए जाते हैं या कोई दवाई वगैरह दी जाती है, मतलब जिस भी तरीके से मिसकैरेज कराया जाता है तो उससे कोई ना कोई हार्म तो महिला को दिया ही जाता है। तो उस हार्म से इंडिपेंडेंटली रूप से जो मिसकैरेज है वो तो ऑफेंस है। तो ऐसे एक्ट पर सेक्शन 87, 88, 89 के प्रोटेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। यहां पर आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि जो महिला थी उसने कंसेंट दे दी थी या फिर उसके बिहाफ पे जो कंसेंट देने के लिए गार्जियन एंटाइटल है उन्होंने कंसेंट दे दी थी मिसकैरेज के लिए। अगला सेक्शन है सेक्शन 92। सेक्शन 92 में ये कहा गया है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस कारण की वजह से कि उससे कोई हार्म कॉज हो सकता है किसी पर्सन को, जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में क्या किया जा रहा है वो चीज़ की जा रही है, भले ही उस व्यक्ति की, उस पर्सन की कंसेंट ना ली हो।
क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि इम्पॉसिबल हो गया था कि उस व्यक्ति की हम कंसेंट नहीं ले सकते हैं, और ना ही कोई अवेलेबल था लाइक उसका गार्जियन वगैरह या फिर कोई और जो ऐसे व्यक्ति के बिहाफ में कंसेंट दे सके। और हम इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते हैं कि अब उसके गार्जियन या फिर कोई भी जो उसकी बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है वो आए और कंसेंट दे, फिर उसके बाद हम क्या करें, उस एक्ट को करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, इमरजेंसी केस आता है कि वो बिल्कुल ही इतना उसको इंजरी हो रखी है, वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, अनकॉन्शियस हो रखा है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी ताकि वो बच सके। यहाँ पर मैं उसकी कंसेंट नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो व्यक्ति तो अनकॉन्शियस है, वो कंसेंट ही नहीं दे सकता है। और अभी तो हमें ये तक नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, तो हम उसके गार्जियन या फिर उसके किसी ऐसे पर्सन को कैसे ढूंढ सकते हैं जो उस व्यक्ति के बिहाफ पे जो अनकॉन्शियस हुआ मेरे पास आया है कंसेंट दे सके। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसका जल्द से जल्द जो भी इलाज मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी, गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, ताकि वो व्यक्ति बच जाए। और अगर वो व्यक्ति मेरे बचाने की कोशिशें करने के बावजूद भी मर जाता है तो अब यहाँ पर मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगी। बट प्रोवाइजो में जो बातें लिखी हैं, जो हमने सेक्शन 89 के प्रोवाइजो में भी पढ़ी थी, उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर सेक्शन 92 में जो एक्सेप्शन दिया गया है, जो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे जो प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 92 में, क्योंकि सेक्शन 89 में जो दिया गया था प्रोवाइजो और ये वाला प्रोवाइजो दोनों सेम ही है। और सेक्शन 92 की इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन बी एक बार आप देख लेना, ये प्री में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपके कंसेंट वाले प्रोविजंस हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे सेक्शन 93 जो है वो ये कहता है कि अगर गुड फेथ में किसी के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ कम्युनिकेट की जाती है, कुछ चीज़ बताई जाती है, तो सिर्फ इस वजह से कि उस कम्युनिकेशन से किसी व्यक्ति को कोई हार्म हो गया है, वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्जन गुड फेथ में पेशेंट को ये कम्युनिकेट करता है कि जो डॉक्टर है उसकी ये ओपिनियन है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि आप बच सकते हो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो गुड फेथ में ये बता रहा है पेशेंट को कि उम्मीद नहीं है कोई कि आप बच सको। तो यहाँ पर पेशेंट को लग जाता है शॉक और इसकी वजह से पेशेंट मर जाता है। तो जो डॉक्टर है वो सेक्शन 93 के तहत प्रोटेक्टेड है, उसको किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा अगला सेक्शन है सेक्शन 94, जो ये कहता है कि अगर क्या किया जाता है, किसी को थ्रेट करके कोई ऑफेंस कराने के लिए कंपेल किया जाता है, तो तब अगर वो व्यक्ति वो ऑफेंस कर देता है जिसको धमकाया गया है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी। तो बेसिकली ये सेक्शन कंपल्शन को एज अ डिफेंस पेश करने के लिए आपको एंटाइटल करता है। अगर आपको कंपेल करके कोई ऑफेंस कमिट कराया जाता है तो आप उसका प्ली ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक स्मिथ होता है जिसको पकड़ के जो गैंग होती है डेकॉइट की, वो ले जाती है और ज़बरदस्ती उसके सर पे बंदूक रख के उसको इंस्टेंट डेथ का फियर दे के, धमका के, डरा के बी के घर का ताला वो तुड़वाते हैं। फिर वो सारे के सारे डेकॉइट बी के घर के अंदर घुसते हैं और वहां से सारे पैसे पूसे लूट लेते हैं और बी के बेटे को मार देते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा क्योंकि वो सेक्शन 94 के तहत प्रोटेक्टेड है। बट अगर उल्टा ऐसा होता कि कोई व्यक्ति गैंग ऑफ डेकॉइट को ज्वाइन करता और फिर जो गैंग ऑफ डेकॉइट है वो उस व्यक्ति से जबरदस्ती किसी का मर्डर करवाते, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने कंपल्शन में मर्डर किया था। वो सेक्शन 94 का प्रोटेक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गैंग ऑफ डेकॉइट को ज्वाइन कर रहा है तो उससे ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, पता होती है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर डकैत हैं तो डकैत क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो लूटते हैं, ज़रूरत पड़े किसी को मार भी देते हैं। तो भाई आपने जब गैंग ऑफ डेकॉइट ज्वाइन की है तो और फिर आपको कंपेल किया गया मर्डर करने के लिए, तो तब आप यहाँ पर सेक्शन 94 का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं क्योंकि सेक्शन 94 में एक्सप्रेसली ये चीज़ लिखी हुई है
कि सेक्शन 94 का जो प्रोटेक्शन है वो मर्डर केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है और ना ही उन ऑफेंसेस के ऊपर अप्लाई होता है जो कि अगेंस्ट द स्टेट कमिट किए जाते हैं और पनिशेबल होते हैं विद डेथ सेंटेंस। और ये चीज ध्यान रखना, सेक्शन 94 में एक मैक्सिम इनकॉर्पोरेट होता है जो कि एक्टुस मी इनविटो फैक्टुस नॉन एट मीन एक्टुस, यानी कि जो एक्ट मेरे विल के अगेंस्ट हुआ है वो मेरे खुद का एक्ट नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को धमका वमका कर कोई एक्ट करने के लिए कंपेल किया जाता है, उसको इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन वगैरह देकर, तो तब वो व्यक्ति जो उसने एक्ट किया है अपनी विल के अगेंस्ट, उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, उसको सेक्शन 94 का प्रोटेक्शन मिलेगा। बट शर्त ये है कि जो एक्ट उसने किया है वो मर्डर ना हो और ना ही वो ऐसा ऑफेंस हो जो अगेंस्ट दी स्टेट ऑफेंस होते हैं और पनिशेबल होते हैं विद डेथ सेंटेंस। अब यहाँ पर अगला जो सेक्शन है सेक्शन 95, ये कहता है कि जो ट्रिवियल्स एक्ट होते हैं जिनसे स्लाइट हार्म होता है, जो बिल्कुल मामूली से होते हैं, बहुत तुच्छ होते हैं, उन्हें लॉ पनिश नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिम है डी मिनिमिस नॉन क्यूरात लेक्स, इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए पूछा जाता है, जिसका मतलब है कि जो लॉ होता है वो ट्राइफल्स को कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आईपीसी के तहत पनिश करने लग जाए तब तो हो गई लो बात। तो इस तरह से सेक्शन 95 में आपको प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप कोई ट्रिवियल एक्ट कर देते हैं जिससे बहुत ही कम हार्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की माचिस से तिल्ली निकाल के अपनी बीड़ी जला ली बिना उससे पूछे, बिना उसकी परमिशन के, तो अब यहाँ पे आपको चोरी के लिए पनिश थोड़ी करेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसी तरीके से अगर ऐसा होता है कि आपके दोस्त के इंक पोर्ट से आप अपने दोस्त की परमिशन के बिना, भले ही आपका दोस्त मना कर रहा है, फिर भी इंक निकाल के अपने पेन में भर ली, तो ये भी कोई ऑफेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोर्ट कचहरी में चक्कर लगने लग गए, आईपीसी में पनिश करने लग गए, तब तो सबसे पहले जो बहन भाई होते हैं ना वो कचहरी में जाया करेंगे कि उसने मेरी टॉफ़ी खा ली थी, इसे पनिश करो, उसने बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए, इसे पनिश करो। अब आगे सेक्शन 96 से लेकर 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो नेसेसिटी का प्रिंसिपल हमने सेक्शन 81 में पढ़ा था वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और उसमें प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है, जो सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो प्रोविजंस हैं आपके 96 से लेकर 106 तक आईपीसी में जो दिए गए हैं, ये बेस्ड हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के नेचुरल प्रिंसिपल पर और ये प्योरली प्रिवेंटिव है, ये कोई प्यूनिटिव या रिट्रीब्यूटिव टाइप के नहीं है। और इन सेक्शंस के तहत आप प्राइवेट डिफेंस तभी करेंगे जब आप सेक्शन 99 में जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अधीन रहते हुए आप एक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 99 में कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, उनके अधीन रहते हुए ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, यहाँ पे जो आपको सेल्फ डिफेंस का राइट मिलता है वो आपको मिलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे आप बुढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी को मिलता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, चाहे आप पागल हैं, बीमार हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, सभी को ये राइट मिलता है खुद की रक्षा करने का। बट ये अवेलेबल नहीं होता है फ्री फाइट में, और ना ही ये एग्रेसर्स को अवेलेबल होता है, और ना ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बदले में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक केस आया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, इस केस में ये कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बदले में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 96 अगर हम देखें तो ये जनरल प्रिंसिपल देता है, ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई चीज हो जाती है तो वो चीज ना ऑफेंस नहीं होगी। तो ये जनरल प्रिंसिपल हो गया जो कि अप्लाई होगा यहाँ पे जो आगे हम प्रोविजंस पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग। और
सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और यहाँ पर ये जो केस है कंपन सारे का, एक बार आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट केस है। तो अब आगे जो सेक्शन 97 है ये बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, एक होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो दोनों राइट हैं ये सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए उसके अधीन रहते हुए ही क्या किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर सेक्शन 97 में ये कही गई है कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले जो ऑफेंसेस होते हैं उनसे अपने खुद की बॉडी और दूसरे की बॉडी की रक्षा करने का हमें अधिकार है। यानी कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले जो ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 16 में आईपीसी में बताए गए हैं वो अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो रहे हैं तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर किसी और की बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है, किसी स्ट्रेंजर को भी आप बचा सकते हैं ऐसे ऑफेंसेस से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके। दूसरी चीज सेक्शन 97 में कही गई है कि चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो या फिर किसी और की प्रॉपर्टी हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको बचाने का अधिकार है किन ऑफेंसेस से, थेफ्ट से, रॉबरी से, मिसचीफ से, क्रिमिनल ट्रेसपास से, या फिर इनमें से किसी का अटैम्प्ट भी अगर किया जाता है तो उससे भी बचाने का आपको राइट मिलता है कि आप अपनी भी और दूसरे की भी प्रॉपर्टी को इन चारों ऑफेंसेस से बचा सकते हैं। तो ये चारों ऑफेंसेस आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि ये प्री में पूछे जाते हैं। इन चारों ऑफेंसेस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका जो इनिशियल अल्फाबेट है उसको निकालो बाहर, तो इस तरह से बन रहा है टर्मक, टी से थेफ्ट, आर से रॉबरी, एम से मिसचीफ, सी से क्रिमिनल ट्रेसपास। आगे जो दिया गया है सेक्शन 98 ये कहता है कि वो लोग जिन्हें आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिली हुई है, अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं हमारी बॉडी के अगेंस्ट या फिर हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर किसी दूसरे की बॉडी के अगेंस्ट या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों को भी रोक सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करके। लाइक 7 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो 7 से 12 साल का है बट उसमें सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं आई है अंडरस्टैंड करने की और ना ही वो अपने एक्ट के कंसिक्वेंस और नेचर को समझ सकता है, तो अगर वो ऑफेंस करेगा तो उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। या फिर कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो इनमें से कोई भी हमारे ऊपर अगर हमला करता है तो हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इनके अगेंस्ट भी हमें मिला हुआ है। इतनी सी बात सेक्शन 98 में कही गई है। और जो भी हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है वो हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही इस्तेमाल करना है, और उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 99 में। कहा यह गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कोई एक्ट कर रहा है, जब तक कि हमें उसके एक्ट से रीजनेबली एप्रीहेंशन नहीं हो रही है कि उससे डेथ हो जाएगी हमारी या हमें ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, तो हम उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस वाला जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अथॉरिटी के तहत अगर कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें एप्रीहेंशन ना हो कि उसके एक्ट से हमारी डेथ हो सकती है या हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का प्रोटेक्शन ले सकते हो, पब्लिक अथॉरिटी के प्रोटेक्शन का रिकॉर्स ले सकते हो, तो यहाँ पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने धमकाया फोन पे कि वो आपकी डेथ कॉज कर देगा, और इससे पहले कि वो आपकी डेथ कॉज करता आपको गुस्सा आ गया, आप उसको जाके मार के आ गए कि कल के दिन वो आपकी डेथ कॉज ना करे, इससे पहले आपने उसकी डेथ कॉज कर दी। यहाँ पे तो आपके पास टाइम था कि आप पुलिस को बताएं, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब टाइम होता है आपके पास कि आप पब्लिक अथॉरिटी के प्रोटेक्शन का रिकॉर्ड्स ले सके तो तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप उतना ही हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जितना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। मान लो आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, उसके बदले में आप उसको टपका नहीं देंगे, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनके अधीन रहते हुए ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जाएगा, और ये मेंशन है
सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले जो ऑफेंसेस होते हैं, उन ऑफेंसेस से हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए, अगर हमारा केस यहाँ पर जो सेक्शन 100 में टोटल 7 क्लोज जो दिए गए हैं इनमें से किसी में भी फॉल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए वॉलेंटरली असेलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं या फिर उसे कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सेक्शन 100 में जो आपका 7वां क्लोज है ये 2013 में ऐड किया गया था। तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे जहां पर आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज कर सकते हैं सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए उनके अधीन रहते हुए। तो पहला ये है कि अगर आपके ऊपर असॉल्ट जो किया गया है वो ऐसा है कि उससे आपको रीजनेबली ये एप्रीहेंशन हो रही है कि उस असॉल्ट का कंसिक्वेंस डेथ होगा, या फिर उस असॉल्ट का कंसिक्वेंस क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा, या फिर जो असॉल्ट किया गया है वो किया गया है रेप करने की इंटेंशन से, या फिर अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने की इंटेंशन से वो असॉल्ट किया गया है, या फिर किडनैपिंग और अबडक्शन करने की इंटेंशन से वो असॉल्ट किया गया है, या फिर वो असॉल्ट किया गया है किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए। और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि रीजनेबली ये एप्रीहेंशन हो रही है कि उसको रिलीज कराने के लिए पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स लेने में आप असमर्थ हैं, या फिर एसिड अटैक होता है या फिर एसिड अटैक करने का अटैम्प्ट किया जाता है, जिससे ये रीजनेबली एप्रीहेंशन कॉज होती है कि क्या हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है तो सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए आप एज पर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी असेलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं। ये 7 क्लोज आपने ध्यान रखने हैं, प्री में पूछे जाते हैं। और अगर आपका जो केस है, जो 7 सर्कमस्टांसेस हमने सेक्शन 100 में डिस्कस किए उनमें से किसी में फॉल नहीं होता है, तो तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए असेलेंट की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, बल्कि सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन मेंशन है उनके अधीन रहते हुए आप असेलेंट को डेथ के अलावा कोई और हार्म राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए वॉलंटरली कॉज कर सकते हैं। ये कहा गया है सेक्शन 101 ऑफ आईपीसी में। आगे सेक्शन 102 ये बताता है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको जस्ट ऊपर से पढ़ लेना। अब अगर सवाल आए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए क्या हम किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, तो इसका आंसर करता है सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी। ये कहता है कि सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए अगर यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस बताए गए उनमें से किसी में भी आपका केस फॉल हो रहा है, तो तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग डूअर की वॉलेंटरली डेथ कॉज कर सकते हैं या फिर उसको कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, पहला तो ये कि आपकी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया जा रहा है, या फिर किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में जो कि ह्यूमन डिवलिंग के लिए यूज की जाती है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पे प्रॉपर्टी वगैरह रखी जाती है, तो वहां पर अगर कोई फायर वगैरह लगा के, मतलब आग वगैरह लगा के मिसचीफ करता है तो तब आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्या होता है, थेफ्ट किया जाता है, मिसचीफ की जाती है, या फिर हाउस ट्रेसपास किया जाता है, तो इनमें से अगर कोई भी चीज की जा रही है और उस दौरान ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे आपको रीजनेबली एप्रीहेंशन हो रही है कि या तो डेथ होगी या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा, तो तब आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करते हुए रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज कर सकते हैं। ये जो ऊपर के केसेस हमने डिस्कस किए, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, यहां पर डेथ की या फिर ग्रीवियस हर्ट की रीजनेबल एप्रीहेंशन होने की जरूरत नहीं है।
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज करने के लिए। बट ये चीज जरूरी है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास के केस में। तो ये चीज आप ध्यान रखना और ये सारे क्लोज आप याद रखना क्योंकि प्री में पूछे जाते हैं। आगे सेक्शन 104 में ये कहा गया है कि लास्ट सेक्शन में सेक्शन 103 में जो सर्कमस्टांसेस हमने डिस्कस किए थे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और मामला होता है चोरी का, मिसचीफ का या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास का, तो इन केसेस में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए हम रॉन्ग डूअर को डेथ के अलावा कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। आगे सेक्शन 105 में ये बताया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। और सेक्शन 106 में बस इतना कहा है कि अगर क्या होता है कि आपने क्या करना है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है किसी ऐसे असॉल्ट के अगेंस्ट जिससे आपको रीजनेबली एप्रीहेंशन हो रही है कि आपकी डेथ हो सकती है उस असॉल्ट से, बट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं बिना किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुंचाए, विदाउट द रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म होने का रिस्क है तो आप उठा लो वो रिस्क और आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक मॉब जो है वो आपके ऊपर अटैक करता है आपका मर्डर करने के लिए, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं और उस ग्रुप के ऊपर, उस मॉब के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो इससे रिस्क है कि वहां पर जो बच्चे मिंगल हैं उनको हार्म हो सकता है। तो फिर यहां पर अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं और उस रिस्क को ले लेते हैं, जो रिस्क है यहां पर बच्चों को हार्म होने का, फिर उससे किसी बच्चे को हार्म वगैरह अगर हो जाता है तो तब ये माना जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, आप सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी के तहत प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये हो गया आपका जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। जैसा कि मैंने आज के वीडियो में आपको पढ़ाया है वैसा ही हमने पढ़ाया है आईपीसी के 7 वीडियो लेक्चर वाले 12 आवर्स के कोर्स में, जो कि अवेलेबल है 999 रुपीज़ में। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईपीसी का पीडीएफ पहले ही परचेज कर लिया था, तो वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उनको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि 100 रुपीज़ उन्होंने पहले ही पे कर दिए आईपीसी की पीडीएफ के लिए, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट उनको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स है आईपीसी का या आईपीसी का पीडीएफ या फिर ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, पार्टनरशिप, इक्विटी, जूरिस्प्रूडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपने परचेस करना है या उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर जो कि यहाँ पर मेंशन है, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना। उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं।